राम जी गौतम साहब संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद। सम्मान्य राम जी गौतम साहब। सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक कोल्हापुर विरासत के कुर्मी राजा छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता बौद्ध सत्व भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम साहेब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए, साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए और आज की महाराष्ट्र प्रदेश की प्रदेश सचिव और नागपुर जोन की संगठन समीक्षा की बैठक में हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के प्रभारी जाधव जी, प्रदेश के अध्यक्ष डोंगरे जी और समस्त प्रदेश की हमारी कमेटी और मेरे सामने बैठे तमाम बहुजन समाज पार्टी के जाबाज सिपाहियों, आप सभी लोगों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। क्योंकि समय कम है, सबका नाम लेना थोड़ा संभव नहीं है और आज मैं इस समीक्षा बैठक इसलिए मैंने की कि लंबे अरसे तक महाराष्ट्र के अंदर रिजल्ट नहीं आया और जिसमें कई साल, कई दशक बीत गए, लेकिन आज तक हम एक भी MLA नहीं बना पाए। लेकिन रीजन नहीं था। बड़ी स्टडी के बाद, तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद ये निष्कर्ष निकला कि कहीं ना कहीं तो कमी हमारे अंदर ही। आखिर हमारा जो ग्रास रूट है वहां तक हम पहुंच नहीं बना पाए। हमारे पास वर्कर हैं, विचारधारा है, देश के नंबर 1 की विचारधारा हमारे पास है, हमारे पास महापुरुषों को जो आशीर्वाद है, महापुरुषों के बताए हुए रास्ते हैं, उसके बावजूद आखिर ये विचारधारा इतने ताकतवर क्यों नहीं बन रही? अगर मैं कहूं इस देश के अंदर दबे कुचले वंचित समाज की आवाज जो पार्टी लेकर के चलती है, जिस देश के अंदर कमेरा वर्ग की जो आवाज है वो बहुजन समाज पार्टी लेकर के चलती है, तो आखिर ये तमाम बड़ा तबका है जिसकी आवाज है, जिसकी ताकत ये बहुजन समाज पार्टी है, तो ये बहुजन समाज पार्टी इतनी ताकतवर क्यों नहीं? जो पार्टियां इन तमाम बड़े वर्ग को, जो वंचित हुए, शोषित हैं, दबे कुचले हैं, कमेरा वर्ग है, इनके लिए कोई काम नहीं करती हैं, इन वो पार्टियां आज देश की सत्तासीन हैं। अगर आप इसको एनालिसिस करिए तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं से हमारे उनके काम करने के तरीके में बड़ा जमीन और आसमान का अंतर है। उनके पास सारी ताकत है, बला की ताकत है, उनके पास मीडिया है, माफिया है, मैनेजमेंट भी है, पैसा भी है, सब कुछ उनके पास है, लेकिन उसके बाद भी उनको मेहनत करनी पड़ती है। तो आप समझ लीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी इस देश में आज नंबर 1 की पार्टी है, तमाम प्रदेशों में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, लेकिन उनके तमाम जो संगठन है, करीब 250-300 जो संगठन है, वो कंटिन्यूअस अपने काम को अंजाम करते रहते हैं। ABVP से लेकर के दुर्गा वाहिनी, शक्ति वाहिनी, वनवासी कल्याण, RSS की शाखाएं, वो रुकती नहीं है कभी भी, वो नॉन स्टॉप काम करती रहती, वो कंटिन्यूअस अपने मूवमेंट को, अपने मिशन को चला रही, जबकि वो सत्ता में जहां जाए तो ना भी करें। भाई वो तो सत्ता में है, केंद्र में भी सत्ता में बैठे हुए हैं, हर स्टेट के अंदर सत्ता में बैठे हुए, लेकिन दे आर वेरी रेगुलर। वो अपने काम के लिए बड़े ही कमिटेड हैं और रेगुलर काम कर रहे हैं। वो मॉर्निंग में आकर के 5 से 6 बजे झंडा गाड़ करके पार्क में बैठ जाते हैं। डेली शाखा लगती है उनकी है, एक वीकली शाखा लगती है, एक मंथली शाखा लगती है। इस तरह से वो शाखाएं लगा करके अपने जो उनके जो फॉलोअर हैं, उनके जो जाने वाले लोग हैं, जो जिनकी विचारधारा के लोग हैं, उनको कंटिन्यूअस यूनाइट करते रहते, उनके अंदर इंजेक्शन लगाते रहते। उनका मकसद ये है कि हम आज जिस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, जिस सत्ता के केंद्र में बैठे हुए हैं, सत्ता का केंद्र हमसे जाना नहीं चाहिए।
उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और यही नहीं, उनकी मंथली या संडे की जो मीटिंगें होती हैं उसमें 10-12 साल के बच्चे तक उसमें एंट्री करते हैं। आप सोच नहीं सकते, 12 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, उसको साथ में लेकर के वो लोग आते हैं, उस शाखा में बैठाते हैं, उसके अंदर भी वही बातें भरी जाती हैं, वही बातें चीजें भरी जाती हैं कि तुम्हें तो सत्ता में रहना, सत्ता के लिए काम करना है। और हम लोग जिस देश के मूल निवासी हैं, सत्ता के मेन बिंदु हैं, लेकिन हमें अपने काम से इतना इत्तेफाक नहीं रहता है। किसी के पास समय नहीं है तो कोई बीमार हो जाता है बार बार, कोई कम काम करता है, तो इतने काम से कुछ होने वाला नहीं। अगर आप कुछ सच्चाई में करना चाहते हैं तो आपको अपना जो बैकग्राउंड है उसको चेक करें। आज देश के अंदर जो सरकारें रही लंबे अरसे तक, उन लोगों ने तुम्हारी तरफ देखा नहीं। किसी स्टेट में जाइए, आपको सिर्फ इस देश के अंदर मजदूर बना के रखने की उनकी चेष्टा है। इस देश के अंदर तुमको दवा कुश्ता बना के रखने की चेष्टा है। कोई नहीं चाहते कि आप नौकरी करें, आप आगे बढ़ें, आप इंजीनियर बने, वो डॉक्टर बने, वो नहीं चाहते। वो तो संविधान है, वो तो संविधान है जो हमें सब कुछ देता है बाबा साहब का। और बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो शायद कुछ भी नहीं मिला होता, कुछ भी नहीं मिला होता। मेरे सामने जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप बताइए आज की डेट में जो पुराने लोग हैं जो नौकरी पा गए, उनको छोड़ दें तो मुझे ये बताओ कि पिछले 10 सालों में ऐसे कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनके घर में सरकारी नौकरी आई? एक, दो। मैंने 10 सालों के मैं रिकॉर्ड चेक कर रहा हूं, मेरे सामने करीब 300 लोग बैठे होंगे, 300-350 लोग बैठे होंगे अप्रोक्सीमेट। 350 में 10 सालों में दो नौकरी आई। और उसके पहले की मैं अगर बात कर लूं तो मेरी समझ से हर घर में एक आधे नौकरी जरूर रही होगी पुरानी समय बात करूं। ये सच्चाई है, रियलिटी है। आज आपके रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया, आपकी नौकरियों को खत्म कर दिया गया, आपके सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे। और जो आज की डेट में स्कूल खोले जाते हैं, प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं, उनकी फीस होती है 5,000 रुपए, 4,000 रुपए, 3,000 रुपए। आपको नौकरी दी जा रही है 8,000 रुपए की, 10,000 रुपए की, 15,000 रुपए की। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको सरकार रखती है तो 20,000 रुपए रखती है, तो 20,000 वाला भी 5,000 की अपने बच्चों की फीस जमा करके पढ़ा नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं से देश में बड़ी साजिश के तहत आपको फिर से गुलाम बनाने की चाल चली जा रही है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे। इस बात को याद रखिएगा, जब तक आपके अंदर सामाजिक एकता नहीं होगी तब तक आप राजनीतिक में पावर नहीं ला सकते। सामाजिक एकता लाना पड़ेगा। ये काम किसका आखिर है? ये क्या काम सिर्फ बीएसपी के लोगों का है या बड़ी जमात का भी काम? जो पीड़ित वंचित समाज के जो लोग बैठे हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपने नीले झंडे को, हाथ निशान को अपना लें और पूरे देश के अंदर एक नई क्रांति का बिगुल बजा दें और पूरे बहुजन समाज के लोगों को जोड़ करके और हाथी की सरकार बना दें? जिम्मेदारी सिर्फ बीएसपी के वर्ग की नहीं है, इस हर देश के अंदर हर वंचित समाज के व्यक्ति की है, इस देश के अंदर हर पीड़ित समाज के व्यक्ति की है, इस देश के अंदर हर शोषित समाज के व्यक्ति। अगर आप इसके लिए काम नहीं करेंगे तो कोई काम करने के लिए ऊपर से नहीं आने वाला। आप 400-500 साल इस देश के अंदर गुलाम रहे, कोई भगवान नहीं आया आपको बचाने, कोई अवतार भी नहीं हुआ। और कोई आया तो आपके बीच में से आपका बेटा बन करके आया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने आपकी सुध ली और जिन्होंने अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, पूरे परिवार को कुर्बान कर दिया, और आज हम कुर्सी पे बैठने लायक बने तो देन है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और क्या हम फिर इंतजार करें? क्या आप उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चल सकते? क्या उनकी बताए हुई विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा सकते? आखिर क्या इसकी मजबूरियां हमारे? हम ये सोचते रहते हैं कि ये करेगा वो करेगा, इससे बात नहीं बनने वाली। हर व्यक्ति को काम करना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपकी आने वाली जनरेशन इस देश में गुलाम बना दी जाएगी, फिर आप रोएंगे, पछताएंगे। आज तो आपके पास माने बहन जी का आशीर्वाद है, माने बहन जी का हाथ है। आज तो आपके पास बाबा साहब का संविधान की ताकत है। जब ये नहीं रहेगा तब क्या करें? कभी सोचा किस तरह से आपने देखा कि देश के अंदर की राजनीति में उथल पुथल हो रहा है, और किस लिए हो रहा है? ताकि 2/3 की मेजोरिटी लाई जाए। अगर उनके पास इस तरह की पावर आ गई, क्या करने वाले हैं वो उसका? आपने याद होगा अभी चुनाव के समय बात चली थी कि संविधान बदलेंगे,
उनके कई सारे मंत्रियों ने बोला, उनके कई सारे सांसद लोगों ने बोला था हमें 400 का पार का आंकड़ा चाहिए, हम संविधान बदल देंगे। और आज क्या हुआ? एक जो नॉन कैडराइज पार्टी था उसको तोड़ फोड़ करके उसके लोगों को जोड़ करके एक अपना बैलेंस बनाया जाए ताकि उनके पास मेजोरिटी आ जाए। तो कुछ ना कुछ तो बड़ी उथल पुथल अंदर चल रही। और इस दौर में अगर आप शांत बैठ गए, अगर इस दौर में आप अकेले बैठ गए तो कुछ नहीं होने वाला। अब आप समझिए, अभी कई सारे एग्जाम्पल हमारे साथी ने दिया कि प्रदेश के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, रजिस्टर नहीं मिल रहा था, आपको रजिस्टर नहीं मिल रहा था, लेकिन बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने, बीएसपी के लोगों ने इस प्रदेश के अंदर उन अधिकारियों को मजबूर कर दिया कि आपको रिजर्वेशन मिला। 19 सीटें रिजर्वेशन के तहत मिली। अगर ये ताकत किसकी है? ताकत बीएसपी की है, ताकत बाबा साहब के संविधान की है। अगर बीएसपी नहीं होती तो कौन आवाज उठाता आज? आज हम पावर में नहीं है, तब भी आवाज हमारी है, हमारी ताकत है। और हमारी ताकत माने हमारे पास जो जन समूह बैठा हुआ है वो ताकत हमारी। और ये जन समूह अगर आगे नहीं बढ़ा और दिन पर दिन हमारा ये जन समूह सिकुड़ता गया तो बीएसपी कमजोर हो जाएगी। और आज ये दौर चल रहा है तो मैं पूरे देश के अंदर देखता हूं कि अभी मैं श्रीनगर गया हुआ था, वहां एक मीटिंग चल रही थी, पार्लियामेंट्री मीटिंग थी। उस मीटिंग में बताया गया कि जम्मू और कश्मीर के अंदर 9 लाख के आसपास आबादी शेड्यूल कास्ट की, और शेड्यूल कास्ट की आबादी के लिए वहां पर सिर्फ 2 हॉस्टल, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार ने 2 हॉस्टल बनाए 1982 में। 1982 से लेकर के 2026 तक आज तक कोई भी हॉस्टल नहीं बनाया। अब आप समझ लीजिए क्या था। कहा प्रदेश के अंदर सफाई करने के लिए कोई आदमी नहीं था, तो वहां के मुख्य प्रधानमंत्री ने 1947 में वहां प्रधानमंत्री होता था, राजशाही तंत्र था। 1947 में वहां के प्रधानमंत्री ने वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री से बात करके 25,000 परिवारों को वहां पे बसाया गया ताकि वहां इस कम्युनिटी के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग आ जाएं, ताकि उनके यहाँ श्रीनगर के अंदर नाली साफ हो, मरे जानवर फेंके जा सके, कूड़ा फेंका जा सके, बाथरूम साफ किया जा सके, उनके टॉयलेट साफ किया जा सके। इसके लिए 25,000 लोगों को डिपोर्ट किया गया वहां से वेस्ट बंगाल। अब इसकी बात दूसरी तो देखिए, दूसरी बात एक और आई, जब इस देश के अंदर हिंदुस्तान पाकिस्तान का डिवीजन हुआ तो जो मुसलमान भारत छोड़ करके पाकिस्तान में चले गए तो 40 लाख एकड़ जमीन छोड़ के गए वो लोग। 40 लाख एकड़ लिखा पढ़ी के अंदर है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से कहा कि जो 40 लाख एकड़ जमीन छोड़ करके जो मुसलमान चले गए हैं पाकिस्तान की तरफ, तो उसमें से अगर 4 लाख एकड़ जमीन हमारे दलित भाइयों को दे दीजिए ताकि ये लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा बिल्कुल, ये तो आपकी बहुत अच्छी मांग, ऐसा होना भी चाहिए, आपकी मांग जायज है, लेकिन दिया नहीं, उसने अड़ंगा लगा दिया। उन्होंने क्या किया? पंजाब की सरकार से राय मांगी। पंजाब की सरकार का जो राय शुमार मंत्री था प्रताप सिंह करो ने, उसने अड़ंगा लगा दिया। प्रताप सिंह करो ने 4 लाख जमीन भी नहीं देने दी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नाराज हुए नेहरू के ऊपर, उन्होंने अंग्रेजों से कहा, तब जाके बड़ी मुश्किल से 1 लाख एकड़ जमीन दलित भाइयों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पंजाब में दिलवा पाए। 4 लाख एकड़ मांगी, 1 लाख मिली थी। अब आप समझ लीजिए वो दौर था और आज का दौर। वो जमीन उनकी नहीं थी, वो जमीन तो जो मुसलमान चले गए पाकिस्तान में वो जमीन थी, वो उनकी जमीन भी नहीं थी, वो जमीन भी आपको नहीं मिली। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि आज की डेट में कोई आपको पावर देने वाला, आज की डेट में कोई आपको नौकरी देने वाला? आप कैसे भूल गए आज की डेट में आपको कोई कुर्सी बैठाने वाला? अभी हाल की बात है, उत्तराखंड के टिहरी के अंदर केतन राम को घर में बुला करके पीटा गया, मारा गया, लाठी डंडियों से पीट पीट कर मार दिया गया, नाखून कुचल दिए गए, हाथ तोड़े गए, पैर तोड़े गए, नाखून कुचले गए, रात भर उसको प्रताड़ित किया गया। उसके बाद उसके सुबह सुबह उसके अधमरे बॉडी को घर के सामने फेंक दिया गया। कोई सुनने वाला नहीं, कहीं न्यूज में भी नहीं आया आपके सामने, आप जान भी नहीं पाए, मैं भी नहीं जान पाता। जो गुजरात मॉडल की जो बात करते हैं, मैंने आज ट्वीट भी किया। रूपकांडा जो गांव है, रूपवास वहां पड़ता है, साबरकांडा जो गांव जिला पड़ता है, साबरकांडा के रूपवास गांव के अंदर 50 परिवार हैं दलितों के, और 50 परिवार के लोग गांव छोड़ना चाहते। उनसे पूछा गया भाई क्यों छोड़ना चाहते? कहा साहब पानी पीने को नहीं मिलता यहाँ पर, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते हम लोग, अगर अच्छे कपड़े पहनते तो गांव के लोग पीटते हैं, मुझे मारते हैं। अगर हमारे घर के अंदर कोई मेहमान अच्छे कपड़े पहन के आता है उसे पीटते हैं वो लोग, उनकी बेइज्जती करते हैं, मुंह शकने मारा जाता है,
अगर साइकिल पे बैठ के निकलते गांव के अंदर रोक के मारा जाता है। मोटरसाइकिल पे बैठ के नहीं निकल सकते, मोटरसाइकिल को बंद करके गांव के अंदर पैदल निकलना पड़ता है। अगर ऐसी कंडीशन में आप सोचिए, देश के अंदर जिस देश को गुजरात मॉडल बोला जाता है, वो गुजरात मॉडल के अंदर इस तरह का जातिवाद, अत्याचार, अन्याय होता है, तो आप समझिए क्या होने वाला है आपके साथ। कौन सुनने वाला आपकी है? इस देश में कोई पार्टी आपका भला नहीं कर सकती, इस बात को मान लीजिए आप। और कोई पार्टी कर सकती है तो आप जो अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ही आपका भला कर सकती है। आपकी नेता अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी कर सकते हैं। और इसलिए मैं आपसे आगाह करने के लिए आया हूं, अगर आप इतनी सुस्ती से काम करेंगे तो मूवमेंट आगे नहीं बढ़ने वाला। जिंदा तो रहेगा, ये नहीं कहता खत्म हो जाएगा, जिंदा रहेगा, लेकिन आप उसको किस लायक बनाएंगे? अगर आप कुछ चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर एमएलए बने, खासदार बने, आमदार बने, आपके नगर पालिका के चेयरमैन बने, म्युनिसिपल पार्टी में चेयरमैन बने, पार्षद बने, तो आपको टीम अपनी खड़ी करनी। बिना टीम के, बिना सेना के कोई जंग नहीं जीत सकते आप। और सेना ही नहीं आपके पास है तो कहां जीतोगे आप? ऐसा नहीं कि मेरा बहुजन समाज कमजोर है, बहुजन समाज बहुत मजबूत है। अभी अध्यक्ष जी बोल रहे थे 1 लाख लोग हमारे पार्टी के वर्कर आ जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, रियलिटी बहुत कुछ कर सकते हैं। 1 लाख पार्टी के वर्कर के माने समझते हैं क्या कि कहीं कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आपके पास नहीं। 1 लाख लोग अगर महीने में 10 रुपया देंगे 10 लाख हो जाएगा, और 1 लाख लोग महीने में 100 रुपए देंगे, कितना हो गया? 1 करोड़ रुपया हो गया। और 1 लाख लोगों ने महीने में 500 रुपया दिया, 5 करोड़ हो गए। और 1 लाख लोगों ने महीने में 1000 रुपया दिया, कितना हो गया? 10 करोड़ रुपया हो गया। अगर 10-20 करोड़ रुपया आपने इकट्ठा कर लिया और चुनाव के समय आपने पार्टी के वर्कर्स को टिकट देके खड़ा कर दिया, आपने अपने पास से फंडिंग कर दी कि भाई 50 लाख तुम लो, 50 लाख तुम लो, तो हमारे जमीनी कार्यकर्ता जीत करके आमदार खासदार बन करके अपनी आवाज को बुलंद कर। और ये उद्देश्य बाबा साहब का भी था, यही उद्देश्य माननीय कांशीराम साहब का। लेकिन हम शायद उस उद्देश्य से भटके हुए। हमें लगता है कि जो मंच पे बैठे हुए लोग यही जिम्मेदार, यही लोग काम करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, बीएसपी में जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जिसने बाबा साहब का, जिसके ऊपर भी कर्ज है, और मेरी समझ से आज इस देश के अंदर शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिस पर बाबा साहब का कर्ज नहीं। सभी बाबा साहब के कर्ज पे दबे हुए हैं। अगर आप सब जानते हैं कि अगर हम बाबा साहब के कर्ज पे दबे हुए हैं तो हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम बाबा साहब के कर्ज को अदा करें और बाबा साहब के सपनों को इस देश में पूरा करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी किसकी है? बाबा साहब ने कोई सपना ऐसा नहीं देखा कि वो आप हमारी मूर्ति लगा दो, रात दिन मेरी पूजा करो, ऐसा कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने तो ये कहा कि जाओ तुम इस टेम्पल ऑफ पावर पे कब्जा कर लो, अपने उत्थान के लिए, मेरे उत्थान के लिए नहीं, अपने उत्थान के लिए। भाई तुम जाओ इस शक्ति के मंदिर पे, पार्लियामेंट पे कब्जा कर लो, अपने उत्थान के लिए, अपने उत्थान के लिए, अपने बच्चों के उत्थान के लिए, अपने भविष्य के उत्थान के लिए। और लेकिन हम वो काम नहीं कर पा रहे, हम वो सोच नहीं बना पा रहे कि हमारी जिम्मेदारी क्या, हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर आप उस बीच में मान लीजिए अगर आपने संगठन खड़ा कर दिया और 1 लाख पार्टी के वर्कर्स को खड़ा कर दिया अगले 1 साल के 2 साल के अंदर, तो बड़ी बड़ी राजनीतिक ताकतें बीएसपी के सामने घुटना टेक देंगी महाराष्ट्र के अंदर। और मैंने आपसे कहा भी था वर्धा के अंदर, महाराष्ट्र में इस बार बीएसपी खाली नहीं जाएगी और महाराष्ट्र में इस बार बीएसपी इतिहास लिखने जा रहे हैं। और इसलिए जो आज की जो मीटिंग है ये एक बड़ा अहम है। ये पहली मीटिंग है जो आज आपके जोन स्तरीय समीक्षा की गई और इस तरह के जोन स्तरीय प्रोग्राम हर जोन में किए जाएंगे और कंटिन्यूअस चलते रहेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मंच पे बैठे सारे जोन प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष जी को भी मैं कहना चाहता हूं, इससे सुस्ती से काम नहीं होना चाहिए कि आपको, आपके जिले के लोगों को मालूम नहीं है कि कोई मीटिंग हो रही। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रदेश में जिस जोन के अंदर मीटिंग की जा रही समीक्षा की, तो 4 से 5 दिन पहले आपको डेट डालना पड़ेगा। आपको टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी करना पड़ेगा कि भाई जिला अध्यक्ष को पता है कि नहीं पता। आप टेलीफोनिक बात करिए उनसे, हर जिले में जाइए, उनके साथ में उनको तैयार करिए कि समीक्षा बैठक में आना जरूरी है और समीक्षा बैठक में टाइम पे आना जरूरी है। मैं 11 बजे आ गया था और 11 बजे से बैठे 2:30 बज गया। तो उसका क्या मकसद हुआ मेरा आने का? अगर मैं 11 बजे आपकी मीटिंग में आता, बीच में लंच भी ब्रेक कर देता, तो आज मीटिंग की समीक्षा भी होती और कैडर कैंप भी हो जाता, दोनों काम हो जाते।
लेकिन एक काम नहीं हो पाया। समीक्षा तो हो गई, कैडर नहीं हो पाया। इसलिए जब नेक्स्ट मीटिंग हो तो टाइम पे पंक्चुअल होना चाहिए। टाइम का पंक्चुअल रहना भी जरूरी है। कम्युनिकेशन की मैंने बात करी थी, अगर आप अपने संस्था के साथ में, अपने साथियों के साथ में आप कोई कम्युनिकेशन नहीं है तो बात नहीं बढ़ने वाली। ये कम्युनिकेशन गैप जो आज हमें देखने को मिला है, इस तरह की कोई भी गलतियां अगली बार देखने को नहीं मिलनी चाहिए। अगर आप जो सिस्टम में आते हैं, पार्टी की समीक्षा हो रही है, तो हर चीज सिस्टम में होनी चाहिए, हर चीज रिटर्न में होनी चाहिए। हिसाब ये मेरी विधानसभा कमेटी है, ये बूथ कमेटी बनी है, ये रिटर्न में है हमारे पास। आप टाइप नहीं करा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हाथ से लिखिए उसको, हाथ से लिख के लाइए कि भाई ये कमेटी मैंने बना कर रखी, साहब ये देख लीजिए, तो समीक्षा हो गई। वो देखने में अच्छा लगता है, सिस्टमेटिक वे में काम करना देखने में अच्छा लगता है। अनसिस्टमेटिक वे में कोई काम अच्छा लगता नहीं। अब मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी पार्टी के कार्यकर्ता अच्छा काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो वो आगे बढ़ेंगे। और मेरा मकसद यहां पार्टी को बढ़ाना है, किसी व्यक्ति विशेष को बढ़ाना नहीं है। पार्टी बढ़ेगी तो हम सब बढ़ेंगे, पार्टी नहीं बढ़ेगी तो हम सब में से कोई आगे नहीं बढ़ेगा। प्रदेश का उपाध्यक्ष, प्रदेश का अध्यक्ष, प्रदेश का महासचिव, प्रदेश का प्रभारी, कोई मायने नहीं रखता है। पार्टी मजबूत तो सब कुछ मायने रखता है। और पार्टी आपकी सत्ता में आ जाए तो बूथ का अध्यक्ष भी मायने रखता है। वही फोन कर देगा, कलेक्टर मैं बूथ का अध्यक्ष बोल रहा हूं, ये घटना घट गई, ये बात है, तो कलेक्टर भी तुम्हारी सुनेगा। और प्रदेश अध्यक्ष भी बने बैठे रहोगे और हाथ में आपके पास एक आमदार भी नहीं है, आपके कुछ है ही नहीं। आप फोन करोगे, तुम्हारा फोन ही नहीं उठाएगा, उठा भी लेगा, सुनेगा ही नहीं तुम्हारी बात। तो ताकत तुम्हें अपने आप बनानी है। ताकत कोई चिराग से घिसने से, कोई अलादीन का चिराग नहीं है तुम्हारे पास, तो घिस दोगे ताकत आ जाएगी, तमाम एमएलए बन जाएंगे, लाइन लग जाएगी एमएलए बनने की। वो कुछ नहीं होने वाला। जो कुछ भी होना है, जो कुछ भी करना है, जो कुछ बनाना है, अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से यही खड़ा करना पड़ेगा और वही बात बनने वाली। और ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो काम आप लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, ये आज का काम हम अपने बेनिफिट के लिए नहीं करते। इस बात को आप गांठ बांध दीजिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो काम किया, उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए काम नहीं किया, अपने फायदे के लिए काम नहीं किया। महेंद्र कांशीराम साहब ने काम किया तो अपने फायदे के लिए नहीं किया। बहन जी ने काम किया तो अपने फायदे के लिए नहीं किया, और आज भी काम कर रही हैं। इतनी उम्र के बाद भी अगर आज भी आपके साथ में काम कर रही हैं, 12-12 बजे तक काम करती हैं रात में, सुबह 5 बजे से फोन बजना शुरू हो जाता है। तो अगर आज भी बहन जी फोन करती हैं, बात करती हैं, काम कर रही हैं, तो अपने फायदे के लिए वो नहीं करती। क्योंकि बहन जी 4 बार जो मुख्यमंत्री रह जाता है, अगर अपने फायदे के लिए करना होता तो बहन जी क्यों करते? वो सोचती मैं तो 4 बार मुख्यमंत्री रह ली, मेरे पास सब कुछ है, आज की डेट में सरकार ने ताकत दे रखी है, सरकार ने सिक्योरिटी दे रखी है, बंगला है, सब कुछ है, क्या जरूरत है मुझे काम करने की, 12 बजे जगने की? वो नहीं करती। लेकिन आज जब हमारे जो महापुरुषों ने काम किया, हमारे लिए किया, आज की डेट में हमारी महापुरुष हैं, हमारे बहन कुमारी मायावती जी आज जो हम काम कर रहे हैं वो भी हमारे लिए कर रही हैं। तो ये बात मान लीजिए, जो आप और हम काम कर रहे हैं, तो ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन को बचाने के लिए कर रहे हैं। ताकि आने वाली जनरेशन हमारी इस देश के अंदर, जिस तरह से हम लोग मान सम्मान के साथ में जी रहे हैं, इस तरह से ही हमारी आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे इस देश में बाबा साहब के दिए हुए संवैधानिक राइट से अपने मान सम्मान के साथ में जी सके, उसके लिए काम करते हैं। और याद रखिएगा, जो महेंद्र कांशीराम साहब ने बीएसपी रूपी फल लगाया, तो उसका फल नहीं खाया, पेड़ लगाया उसका फल नहीं खाया, वो पेड़ बीएसपी का लगा गए, लेकिन उसके फल आज हमारे बहुजन समाज के लोग। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मैं फिर से बोल रहा हूं, कि हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है अपनी पार्टी को मजबूत करने की, अपने गांव से मजबूत करने की, अपने बूथ पे मजबूत करने की, अपने वार्ड में मजबूत करने की। हर जगह बीएसपी दिखनी चाहिए, आपके घरों में झंडे लगे होने चाहिए। हो सकता है उसके लिए आपको रिवॉर्ड देखने को मिले। शुरुआत में आप बीएसपी झंडा अपने घर में लगाएंगे, लोग मजाक बनाएंगे या कुछ लोग आपसे उलट पुलट बात करेंगे, लेकिन धीमे धीमे उनको भी आपको हैबिट हो जाएगी। ये बीएसपी वाला भाई हिलने वाला नहीं है, इतना बोलो ये लगाएगा ही लगाएगा, और आप ज्यादा उससे बोलोगे तो अभी 2 फुट का लगाया है, अगली बार ये 10 फुट का लगा देगा। और इस तरह की सोच होनी चाहिए। और मैं कहना भी चाहता हूं, बीएसपी के जितने भी पत्रकारी बैठे हैं, इसके ऊपर मंच के ऊपर बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, ये प्रण ले लो आज कि अपने घर में ताकतवर चमकता हुआ नीला झंडा बीएसपी का हाथ से निशान वाला लगाएंगे। और आप सब लोग अपने घर में लगा दो तो एक लहर से बन जाएगी। बनेगी नहीं बनेगी? अच्छा सही से बताओ, कितने घरों में झंडा लगा हुआ? सही दिल से बोलना।
अभी बहुत लोग लगा नहीं देखे, मोस्टली 50% लोग घर में लगा हुआ झंडा। मंच वाले बताओ भाई, तुम पक्का लगाए? लगाए भाई, लगाए नहीं तो देख लेना तुम लोग, झूठ बोले मुझे बताना। तो घर में भी झंडा होना चाहिए, गाड़ी में झंडा होना चाहिए, और गांव देहात में जिस गांव में निकलते हैं और नीम का पेड़ है, आम का पेड़ है, तो उस पेड़ पे लंबा सा बांस बांध के लगा दो झंडा बीएसपी का। ये कब्जा है बीएसपी का इस गांव के अंदर, कोई आने ना पाए इस तरह से। घेराबंदी करो इस बार, और पूरी पार्टी की मजबूती से तैयारी करो, पार्टी के कार्यकर्ताओं की फोर्स खड़ी करो। सेना की भर्ती से बोलते हैं हम लोग, होता है कि नहीं होता है? अगर आप जंग लड़ेंगे तो सेना चाहिए ही चाहिए आपको। और ये तो सत्ता की जंग है भाई, जिस सत्ता के लिए हमारे महापुरुष कुर्बान हो गए, जिस सत्ता के लिए हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सत्ता चाहते सत्ता मिल जाए हमारे बहुजन समाज के लोगों को, जिस सत्ता के लिए मानव कांशीराम साहब कुर्बान हो गए, वो सत्ता इतनी आसान नहीं है कि आप सोचे कि हम छोटे से काम करके बस ऐसे ऐसी छोटी मोटी मीटिंगें करा करके, इस समीक्षा करा करके उससे सत्ता मिलने वाली, ऐसा नहीं मिलने वाली। जब समीक्षा अगर अगली बार हो तो इसमें से एक कुर्सी भी ना बचे, और बीच में जो आपके गैप बचा है इसमें बचने भरे बैठे हों लोग, इधर में बुलाओ कि यहाँ बैठा लो लोगों को, यहाँ बैठो आकर, तब तो समझ लेना पार्टी मजबूत हो गई, वरना ऐसे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मेरा समय है 5:30 की 6:30 की फ्लाइट है, आई थिंक 5:30 हो भी गया, तो मैं फिर से समीक्षा करूंगा। और अभी मैंने नांदेड़ जी को दे दिया है, कहाँ गए वो, मनीष कावड़े जी को मैंने समय दे दिया है। 5 तारीख को संडे उनकी समीक्षा होगी, 5 है 4 है, हाँ 4 तारीख को प्रदेश की बैठक होगी, और प्रदेश की बैठक में जोन के इंचार्ज अपना अपना जो फोल्डर है 1 महीने का जो काम जोड़ करके फोल्डर बना के लेके आएंगे, और वो फोल्डर जमा करेंगे, वो फोल्डर चेक किया जाएगा, चेक करने के बाद ही मीटिंग स्टार्ट की जाएगी। और मैं एक दिन पहले रात में पहुंचूंगा या मॉर्निंग पहुंचूंगा, लेकिन बिना फोल्डर के जांच किए कोई भी मीटिंग नहीं करेंगे, और मीटिंग में कोई भाषणबाजी नहीं होगी, आओ तुम भाई 2 भाषण, तुम 2 खड़े होकर के, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अपने काम की रिपोर्ट दीजिए और काम को, अगला काम क्या है उसको लेकर के जाइए। भाषणबाजी करनी आप क्षेत्र में जाके करो, अपने गांव में करो, कैडर में करो, सब कुछ करो, लेकिन समीक्षा बैठक में या प्रदेश की बैठक में अब कोई भी इस तरह की स्पीचबाजी नहीं होगी। और मैं इन्हीं सब बातों के साथ, बड़े उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग बाबा साहब के इस मिशन और मूवमेंट को, माननीय कांशीराम साहब के सपनों को और बहन जी के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम। आवाज नहीं आई, वो लगी नहीं रहा कि नागपुर में खड़ा हूं, लगा आवाज नहीं आ रही, पता नहीं क्या डरे तुम लोग हो। जोर से आप 16 फुट डरा है क्या ये? खड़े हो जाओ सब, जोर डरे है ना? चंद्रपुर वाले डरे हो क्या भाई? चंद्रपुर वालों, गोंदिया वाले तो आए नहीं, डरे नहीं हम लोग? भंडारा वालों, अमरावती वालों, डरे तो नहीं हो? बोलोगे ताकत के साथ में, आवाज आनी चाहिए, हिलनी, छत हिल जानी चाहिए। आज लगे भूकंप आ गया, आप हैं? आज लगना चाहिए अम्बेडकरवादी जाग गए। बाबा साहेब अम्बेडकर अच्छा, बाबा साहेब अम्बेडकर अच्छा, माननीय कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहन जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। महात्मा फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय भीम, जय भीम। जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद साहब, बहुत अच्छा मार्गदर्शन